नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की जानकारी 24 घंटे के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगी। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को आज साफ साफ कह दिया है कि 12 मार्च तक सारी जानकारी दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। दरअसल इससे राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले पूंजीपतियों के नाम भी अब सामने आ सकते हैं और अभी तक जो जानकारी है उसमें दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर पूंजीपतियों को सहूलियत देने का बड़ा आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि एडीआर की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को ही मिला है, लेकिन दोनों पार्टियों के चंदे की राशि में काफी अंतर नजर भी आता है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है। तो वो आप समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों को 12,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जिसमें बीजेपी को 6,564 करोड़ रुपए का चंदा मिला और उसके बाद कांग्रेस को 1,135 करोड़ रुपए का चंदा मिला। अगर हम तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 1,096 करोड़ रुपए चंदा मिला, जबकि बीजेडी को 774 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और इसके साथ ही डीएमके की अगर हम बात करें तो डीएमके को 617 करोड़ रुपए का चंदा मिला और आम आदमी पार्टी को भी 94 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसके साथ एनसीपी को 64 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इस लिस्ट में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को चंदा मिला है तो वो कांग्रेस को मिला है। किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला वो हमने आपको बताया, लेकिन अब जरा ये भी जान लीजिए कि इन राजनीतिक दलों को कब कब कितना चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला है, वो भी देखिए जरा। 5 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड से किनको कब कब चंदा मिला, किस राजनीतिक दल को। और ये सारे आंकड़े जो हैं, जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन में दिख रही है, ये सारे आंकड़े करोड़ों में है। तो 2018 और 19 का जिक्र करें तो बीजेपी को 146 करोड़ रुपए मिला है, जबकि कांग्रेस को इसी साल में 383 करोड़ का चंदा मिला और टीएमसी को इसी साल में 97 करोड़ का चंदा मिला। अब अगर हम बात 2019 और 20 की करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2019-20 में 2,555 करोड़ रुपए मिले चंदे में और इसके साथ कांग्रेस को 318 करोड़ रुपए चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। टीएमसी को इसी बरस में 100 करोड़ रुपए मिले हैं। अब 2020 और 21 पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो 2020 और 21 में भारतीय जनता पार्टी को 1,033 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला और इसके बाद टीएमसी को 528 करोड़ रुपए 2021 और 22 में चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। लेकिन 2022 और 23 का भी जरा फिगर देख लीजिए आप। 2022 और 23 में बीजेपी को 1,294 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला, कांग्रेस को 171 करोड़ रुपए इसी बरस मिले और टीएमसी को 329 करोड़ रुपए 2022 और 23 के चुनावी वर्ष में चुनावी बॉन्ड के जरिए यह चंदा मिला है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सभी राजनीतिक दलों को कितना और कब कब चंदा मिला है, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है और हमने वो तस्वीर भी साफ की है कि जिसमें यह दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। चुनावी बॉन्ड का जो सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। विपक्षी दल लगातार इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते भी रहते हैं, बीजेपी को घेरते रहते हैं और ऐसे में आज हम अपनी खास चर्चा में समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लगातार कांग्रेस या हम ये कहें कि अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से अब बीजेपी पर हमला भी लगातार बोला जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात की दलील दे रहे हैं कि ये चुनावी बॉन्ड जो लाया गया था ये पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए लाया गया था, ताकि
किसी भी तरीके की कोई घपला ना हो पाए, किसी की तरीके की कोई कालाबाजारी जो होती थी, काला धन का जो उपयोग किया जाता था, वो ना हो सके। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राकेश शेट्टी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग हैं। और दिलीप यशवर्धन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। कुछ ही देर में केसी जैन जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अमीन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत ही आदर के साथ देखता हूँ, सम्मान के साथ देखता हूँ। और ये जो बातें की जा रही हैं कि ये चंदा किसको ज्यादा और किसको कम मिला, ये तो आपको पता ही होगा कि जिसके हाथ में सत्ता होती है वो काम चाहे किसी का करे ना करे, लेकिन दूसरी जो पार्टी है देने वाली, वो इस चक्कर में दे जाती है आके कि शायद हमारा कोई काम फंसेगा तो काम कर दे। ये आरोप निराधार है कि काम के बदले उनको चंदा दिया गया है, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम बनाया गया था, जैसा कि इलेक्शन कमीशन पहले से भी कहता आ रहा था, कई चीजों के लिए कहा उसने। जैसे आपने देखा होगा, ये तो आधार के साथ जोड़ने की बात थी, रिफॉर्म्स लाने की बात थी, और जो मनी मसल पावर थी उसको भी दूर करने की बात की गई थी। तो इस गवर्नमेंट ने सोचा कि एक अच्छा हम स्टेप उठाएं और जो चंदा दिया जा रहा है उस चंदे को रिकॉर्ड में लाया जाए। तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो चंदा तो पार्टियों ने दिया है, देने वाली जो भी पार्टियां हैं, औद्योगिक घराने हमेशा देते रहे। तब नंबर 2 में देते थे, किसी को पता नहीं चलता था। अब ये नंबर 1 पे दिया गया है, सबको पता है। और अगर कहा है तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको समय नहीं मांगना चाहिए था। आज के हालात तो देते हुए कि हर चीज डिजिटल है, विद इन नो टाइम है, हर चीज एक बटन के ऊपर मिल जाती है, तो उसको चाहिए था कि शराफत से ये सीजीआई को दे देते, जो गवर्नमेंट की भद नहीं उड़ती। ये इस तरीके से किया है। मैं तो समझता हूं कि जो नजदीक आ रहे हैं चुनाव, तो विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा देने की बात की है स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो इस वक्त की सरकार है उस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस सरकार ने नहीं कहा होगा, ना इलेक्शन कमीशन कहता है, ना सरकारें कहती हैं। ये लोग अपने आप मनमानी करते हैं ऑफिसर, उसका नतीजा भुगतते हैं। सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कल उनको शाम तक चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी टाइम दे दिया है कि 3 दिन के बाद यानी 15 की शाम तक जो है उनकी साइट पर सारा चंदा आ जाना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने डाटा दिए, ये डाटा कहां से आए? सर, आपने एक बड़ी बात कही है कि एसबीआई के, बिल्कुल एसबीआई के अधिकारियों की तरफ से या एसबीआई की तरफ से जो समय मांगा गया है ये नहीं मांगना चाहिए। लेकिन आपने एक बात और कही है कि इन अधिकारियों ने सरकार की भी भद्द पिटवाने का काम किया है। आएंगे दोबारा आपसे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कोई रोल नहीं है। ठीक है सर, समझेंगे और अमीन जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आप किस तरीके से देखते हैं, सरकार के लिए कोई चुनौती भी खड़ी होने वाली है क्या? क्योंकि मोहम्मद अमीन जी ने इस बात की ओर इशारा जरूर किया है कि ये एसबीआई के अधिकारियों ने जो काम किया है वो सरकार की भद्द पिटवाने का काम किया, और विपक्ष तो लगातार हमलावर नजर आ ही रहा है। अमीन साहब की बात अपनी जगह है, उनकी बात का पूरा सम्मान है, लेकिन एक टाइम मांगा है और टाइम का ग्राउंड उन्होंने ये दिया है कि डेटा 22,000 प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो उस ड्यूरेशन में इश्यू किए गए थे उसको एक साथ कंपाइल करने के लिए उनको समय चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि हमें कंपाइलेशन नहीं चाहिए, हमें कोई क्रॉस मैचिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए, वो केवाईसी आपके पास है। तो वो कल तक का समय दिया है, 12 तारीख तक का समय दिया है कि 12 तारीख तक वो डिटेल इलेक्शन कमीशन को दे दें। रही बात सरकार के भद्द कराने की, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार के भद्द होने वाला ऐसा कोई कारण है, क्योंकि एसबीआई अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। और जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई उसमें पार्टी सुप्रीम कोर्ट को ही, पार्टी एसबीआई को ही बनाया गया है, और उनके जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनको बाय नेम भी पार्टी बनाया गया है, जिसमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई है। तो ये उनका अपना आउटलुक है। उन्हें लगा होगा कि नॉर्मल कोर्स में कोर्ट में जब भी डेट मिलती है तो उसका एक्सटेंशन हो जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने समय मांगा होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी क्लियर कट कहा था कि इस दो तक डेटा आ जाना चाहिए। तो सरकार की भद्दगी वाला कोई ऐसा कारण नहीं, और ना ही इलेक्शन पर इस बात को लेकर के कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आम जनता इन सब बातों को ना तो बहुत गहराई से समझ पाती है और ना समझना चाहती है, और ना उसके डोमेन की चीज है। उसे कोई मतलब नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने 1000 करोड़ रुपए सरकारी राजनीतिक पार्टियों को मिल गया। चंदा तो राजनीतिक पार्टियों को पहले भी मिला करता था। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड एक लीगलाइज चैनल कर दिया था
कि हाँ इस माध्यम से इलेक्शन, इस माध्यम से लेकिन चंदा मिल जाए विपक्ष का राजनीतिक अगर हम जिक्र पार्टियों करें, को। खास तौर पर कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है चंदे के बदले जो इन धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया था औद्योगिक घरानों को, वो अब सब तस्वीर सामने आ जाएगी और सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है चुनावी समर में इसका, वो बीजेपी को, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है। कोई नुकसान नहीं होगा योगेश जी, मेरा अपना अगला है, कोई नुकसान नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने से पहले कांग्रेस अपने से भी तो सवाल पूछे कि सरकार मान लीजिए सत्ता में है भाजपा, उसने काम कराने के बदले पैसा लिया क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा उसको मिला, लेकिन उससे नेक्स्ट नंबर पे जो चंदा मिला वो कांग्रेस को मिला। तो कांग्रेस को क्यों मिला चंदा, कांग्रेस के लोगों ने क्यों दिया, कांग्रेस किसका काम करा रही थी? अगर कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते उसके समर्थक हजारों करोड़ रुपए चंदा दे सकते हैं, तो भाजपा सत्ता में होने के नाते उससे ज्यादा चंदा पाने की हकदार है। बहुत कॉमन सी बात है। ये राजनीतिक पार्टियां आपेक्ष लगाती हैं, सवाल पूछती हैं, ये उनका राजनीतिक धर्म है। कांग्रेस भी पूछेगी, बाकी विपक्ष के लोग भी पूछेंगे, लेकिन ये सवाल उसके मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा जिसको बिल्कुल भी चंदा ना मिला हो या जितने इस माध्यम से बिल्कुल भी चंदा ना लिया हो, वो तो सत्ता से सवाल पूछ सकता है। लेकिन कम और ज्यादा चोरी चोरी होती है, अगर चोरी कहा जाए कि चोरी चोरी होती है, किसी ने एक पेन चुराया तो भी चोर कहलाएगा और किसी ने पूरा पैकेट चुराया तो भी चोर कहलाएगा। तो ये इस बात का कोई पैरामीटर नहीं है कि भाजपा को ज्यादा चंदा मिला है तो उसे धन्ना सेठों ने दिया है, काम कराने के बदले दिया है, और कांग्रेस को थोड़ा सा कम मिला है तो उनको जेन्युइन चंदा मिला है। तो राकेश जी से समझ लेते हैं। राकेश जी, चोरी चोरी होती है, और केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है केसी त्यागी जी। राकेश शेट्टी जी, चोरी चोरी होती है, चंदा आपको भी मिला है, दूसरे नंबर पर आप भी हैं, जिन राज्यों में आपकी सरकार थी वहां पर भी कुछ लेने के बदले कुछ दिया गया है क्या, ये सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज एसबीआई को जो फटकारा है, और केंद्र सरकार जो इस जनता से जब सत्ता में आई थी तो ये कहकर आई थी कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, और 2018 के अंदर एक ऐसा कानून लेके आती है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का कि हम ये नहीं बताएंगे कि हमें चंदा कौन दे रहा है, और उस व्यक्ति या उस संस्था, उस इंडस्ट्री जिसने चंदा दिया है उसको 100% टैक्स बेनिफिट, मतलब ईटीजी के अंदर 100%, मतलब किसी इंडस्ट्री ने अगर कल शुरू किया और ब्लैक मनी 100 करोड़ डाल दिया तो उस कंपनी को अधिकार है कि पूरा का पूरा 100 करोड़ वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्द कि भारतीय जनता पार्टी को किस किस उद्योगपति ने 90% से ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और उनके नाम बहुत जल्द इस देश के जनता के बीच में आएंगे, और फिर पता चलेगा कि किस किस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी को, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उद्योगपति हो, धन्ना सेठ हो, इन्होंने किस लिए पैसा दिया। राकेश जी, कहीं उल्टी चाल आपको तो ना पड़ जाए, क्योंकि अब खुलासा होगा तो सभी का होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जिन राज्यों में आपकी सरकार रही है और वहां पर कुछ ऐसा कारनामा निकल आया तब। देखिए, ये कानून लाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने 2018 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, वही लेके आए कि हम जनता को नहीं बताएंगे कि हमें चंदा कौन दे रहा है। उसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया कि आपको बताना पड़ेगा जनता को, बिकॉज जनता मालिक है, आप बताइए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और पैंतरा वापरा, एसबीआई के ऊपर दबाव लाया और कहा कि अब इलेक्शन के बाद का कोई तारीख देना है और इलेक्शन होने के बाद आप कोर्ट को लिस्ट देना ताकि उनकी चोरी पकड़ा। चलिए, ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से एसबीआई पर भी बड़ा दबाव डाला गया और इलेक्शन की बाद की तारीख लेने की बात कही गई है कि उसके बाद हम इसका जवाब दें। कैसी ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। केसी जैन जी, आपका रुख करेंगे। अब ये चंदे के बदले जो धंधे की कहानी थी उसकी अब पोल खुलने जा रही है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए योगेश जी बहुत अच्छा विषय लेकर के आए हैं और आदरणीय अमीन जी ने बहुत कुछ उसमें से स्पष्ट किया कि किस तरीके से चीजों को सामने रखा जा रहा है और किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, ये एक साफ नियत के अंतर्गत इसको लाया गया था, इस कानून में संशोधन करके,
और रही बात ये कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड अगर इतना खराब था तो लगता था कि भाई ये पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, तो लगभग 50% जो इसका टोटल जो अमाउंट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास और अन्य पार्टियों के पास गया है। तो जो टोटल अमाउंट इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के द्वारा जितना टोटल लेन देन हुआ है वो 9,188 करोड़ रुपए का हुआ है, और इसमें से भारतीय जनता पार्टी को 5,272 करोड़ रुपए 2018 से लेकर के अब तक मिले हैं। दूसरी बात क्या है, वो यहाँ पर कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए मिले हैं, टीएमसी को 768 करोड़ रुपए मिले हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक क्या था कि आप कैश के रूप में अन्य माध्यमों से जिस प्रकार से पार्टियां चंदा लेती थी वो कहीं पे भी कोई तस्वीर साफ नहीं थी। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप है, और हस्तक्षेप के बाद में जो लिस्ट आएगी आपके पास कहीं ना कहीं रिटर्न में ये चीजें हैं कि कहां से आया कहां से गया, ये अलग बात है। इसको पब्लिकली ओपन नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप कभी नहीं कर सकते। आपको किसी ने कैश दे दिया 10 लाख रुपए, उसका कौन सा रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड है, और अगर इतना ही बुरा था तो अब तक कांग्रेस ने चंदा लेने से मना क्यों नहीं किया? वो 5 साल तक चंदा लेते रहे। और दूसरी बात है, कांग्रेस को कष्ट और तकलीफ किस बात की है? दरअसल योगेश जी, कांग्रेस को कष्ट और तकलीफ इस बात को लेकर के है कि 2021 में जो चंदा इनको मिला वो भारतीय जनता पार्टी को 1,032 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए मात्र, और वहीं टीएमसी को 528 करोड़ रुपए मिला। यानी कि एक क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी, ममता जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उसको 528 करोड़ रुपए केवल 2021 में मिल जाता है। उसके सापेक्ष कांग्रेस को मात्र 236 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो आप देखिए कि जनता का विश्वास और जो तमाम सारे लोग हैं, देखिए पार्टियां संदेह से, फाइनेंस से चुनाव लड़ती, जाहिर सी बात है। तो पार्टियों को कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस से ज्यादा जो टीएमसी को चंदा मिल गया, मेन दर्द ये है। जी जी जी, यानी कि आप देखिए योगेश जी, वो पार्टी जिसने 70 साल तक राज किया, 70 साल तक, और जो राष्ट्रीय स्तर की शुरू से पार्टी रही अपनी पैदाइश से लेके अब तक। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट राकेश जी, डॉक्टर अमीन जी के पास आते हैं। और उस पार्टी की स्थिति ये है कि एक क्षेत्रीय पार्टी ममता जी के सामने भी खड़ी होने की उसकी हैसियत नहीं बची। ठीक, एक छोटा सा कमेंट राकेश जी। देख लीजिए कि 528 के सापेक्ष मात्र इनको 236 करोड़ में मिलते, और ये भारतीय जनता पार्टी पर उन लोगों का विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात, वो आंकड़े में दिखा भी रहा हूँ, दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ। आपने अभी शुरू में जो आंकड़े बताया वही मैंने नोट किए हैं योगेश जी। राकेश जी को ये टीवी स्क्रीन पर लाइए, राकेश जी को लाइए। राकेश जी बोलिए जी। दर्द केवल इस बात का है क्या, क्योंकि जो टीएमसी से भी कम आपको चंदा मिला 21-22 में? देखिए, हमारे देश के सबसे बड़े लीडर सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नरेंद्र मोदी बोलते, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये नारा हो चुका है। ये आपने जो 1,000 करोड़ रुपया लिया, लगभग 1,000 करोड़ रुपए जो आपने लिया है वो किस माध्यम से लिया है? वो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के माध्यम से नहीं लिया आपने, वो कैश लिया है क्या? नहीं योगेश जी, आपके माध्यम से एक मेरा सवाल है, इन्होंने जो लगभग 1,000 करोड़ रुपए चंदा लिया वो किस माध्यम से लिया? वो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के माध्यम से नहीं लिया क्या? और अगर इलेक्ट्रिकल बॉन्ड इतना खराब था, क्या इन्होंने पिछले 5 सालों में? नहीं, देखिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आप केवल श्रेय लेना चाहते हैं। ये तो देखिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार है, आपने एक बार भी पिछले 5 सालों में आपने एक बार भी क्या इसका विरोध किया? इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को निलंबित किया जाए, निरस्त किया जाए।
डोनेशन आपने एक बार ही मांग की क्या सदन के अंदर? और उसके सदन के अंदर आपने मांग नहीं की, चंदा आप भी लेते रहे। अब कोई आपको नहीं दे रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? जनता के सामने। अच्छा ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। चुप सकते थे आप, ठीक है, केसी जैन जी को भी रोकेंगे, दोनों लोगों को। राकेश जी आपको भी रोकेंगे। आएंगे 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 आएंगे, केसी जी आ रहे हैं, अमित जी के पास जाएंगे। एक सेकंड नहीं, आते फिर से लेंगे। 4 करोड़ रुपए का घोटाला, दर्शकों को भी समझ नहीं आ रही होगी। 65,000 करोड़, दोनों लोगों को रखेंगे। ठीक है, केसी जैन जी आप भी रुके, राकेश जी आप भी रुकिए। मोहम्मद अमीन जी को केवल लाइए स्क्रीन पर केवल मोहम्मद अमीन जी को लाइए, मोहम्मद अमीन जी को स्क्रीन पर लेकर के आइए। मोहम्मद अमीन जी देखिए, एक बड़ी बात, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि एसबीआई ने सरकार की भद्दी पिटवाने की बात की, लेकिन यहां पर राकेश जी कह रहे हैं कि दरअसल सरकार से ही एसबीआई पर इस बात का प्रेशर था कि समय मांगा जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो। देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में क्या है कैसे है, लेकिन मैं तो एक चीज को जानता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत से रिफॉर्म दिए थे, उसमें कई रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने जारी किए, चाहे वो आधार कार्ड से जोड़ने की बात हो और चाहे इस तरह के चंदे लेने की बात हो, मसल पावर की बात हो। अब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय, आज हमारे देश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो देश के लोग हैं, वो हमारे देश के दुश्मन हैं। कुछ एजेंसियां हैं जो लगी हुई हमारे गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में, इन गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के चक्कर में, बदनाम करने के चक्कर में। मुझे तो लगता है इन अधिकारियों की सांठगांठ उन लोगों से है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं और देख पा रहे हैं कि इस तरह की बात इसके ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने, जो हमारे बैंक के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस तरह की बात की है। उनको इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए था, सरकार का सम्मान करना चाहिए था, उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हुए जो स्थिति थी उसको स्पष्ट उनको कर देना चाहिए था। हर विभाग करता है, ये ऐसा क्या हो गया कि बैंक को पास रिकॉर्ड नहीं है, हमको टाइम चाहिए। अरे कुछ छोटे डाटा है तो अभी आप लोगों के पास है, सबके पास है, और अगर इस तरीके से इसके बारे में पहले भी कहा गया कि आरटीआई में इनको बता देना चाहिए था, लेकिन आरटीआई में नहीं बताएगा। अगर ये चीजें हैं तो कुछ नहीं, ये तो ये कानून तो आरटीआई में भी नहीं बताया गया, ये कानून तो सरकार लेकर के आई है ना अमीन जी, ये कानून तो सरकार लेकर के आई कि कानून जी बदनामी कर। मैं पहले फिर कह रहा हूँ, इसमें जो बैंक के कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, वरना उनका कोई दायित्व नहीं है। उनको अगर वहां पर बैंक के एम्प्लॉई हैं तो उनको जो भी देना है सरकार मांगती है सरकार को दे, जो न्यायालय मांगता है सर्वोच्च न्यायालय को दे देना चाहिए, जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उस पर कार्रवाई कर सके और पब्लिक को बता सके। क्योंकि बुरी चीज नहीं है, ये आज नहीं कल नहीं कभी भी होना था। ठीक है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने नहीं, लेकिन उसको सुधार रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक बार हमारे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात की थी, उसमें भी हमारे सीजीआई ने दिया है, उसमें भी संविधान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर नियम बने, इसमें भी नियम बन जाते। अगर नियम आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन किसी सरकार को बदनाम करने की एक प्रैक्टिस है, उसके तहत ये किया जा रहा है, रचा जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और कल तो उनको आना ही पड़ेगा न्यायालय के सामने लेके रिकॉर्ड, और न्यायालय के बाद ये चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन को और फिर जनता को पता लग जाएगा। जनता को पता भी लगना चाहिए, जनता का अधिकार है। जनता का अधिकार है कि जब जनता कोई भी व्यक्ति हो, जब वो एक एक पैसा कमाता है अपनी गाड़ी कमाई का, वो सरकार उसको जानना चाहती है कि पैसा कहाँ से कमाया। तो अगर आप लोगों को कहाँ से पैसा कौन दे रहा है उसकी भी जानने का जनता का अधिकार है। दिलीप यशोधर जी, लेकिन मोहम्मद अमीन जी कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है। मुझे सरकार इतना कमजोर नहीं लग रही है कि सरकार को एसबीआई के अधिकारी या किसी भी विंग के अधिकारी बदनाम करने की कोशिश करें, और वो भी खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठे हुए हैं वो कुर्सी पर, वो खुद गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी हर बात की। तो यहां पर कैसे सरकारी अधिकारी जो हैं वो सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं, आप जरा समझाइए। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था अमीन साहब की बात का पूरा सम्मान, लेकिन यहाँ सरकार की बदनामी जैसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कोर्ट में समय मांगना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। या तो एसबीआई ये कहती कि हम डेटा देंगे ही नहीं, हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है, रिकॉर्ड हमारे पास खो गए हैं, खराब हो गए, हम देने के सामर्थ्य में नहीं है, बार कोई कहा जा सकता था। लेकिन उन्होंने एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत समय मांगा है। ठीक है, डेटा होगा उनके पास, वो कंपाइल कर पाए नहीं कर पाए ये उनका अपना इंटरनल मानना है, लेकिन समय मांग लेने से सरकार की बदनामी हो रही है ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता है। और अगर सरकार की बदनामी कहीं से लगती तो सरकार इलेक्शन के टाइम पर ऐसा जोखिम बिल्कुल नहीं उठाती। सरकार को लगता है कि डेटा एक्सटेंशन में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो खुद ही
इस बात को प्रेशर देकर के एसबीआई से इसको डिटेल कोर्ट के सामने रखवा देती, तो सरकार के बदनामी जैसा मुझे इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता। लेकिन अभी तक सरकार के मंत्रियों की तरफ से, उनके एक छोटा सा कमेंट और चाहेंगे, उसके बाद ब्रेक पे मुझे जाना है। दिलीप जी, अभी तक के बड़े नेताओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर ना तो कोई वैसा बयान आया नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो आज जो फैसला आया है वो बड़ा संवैधानिक है, न्याय को बचाने का काम किया है, संविधान बचाने का काम किया है, ऐसे कोई बयान नजर आ नहीं रहे। सब दलीलें दे रहे हैं कि किस लिए लाया गया था ये कानून, लाया किस लिए गया था, ये जो चुनावी बॉन्ड लाया किस लिए गया था, सब दलीलें केवल इस ओर जा रही हैं। आज का जो फैसला, स्पेशली अगर आज के फैसले की बात करेंगे योगी जी, आज का फैसला एक कनेक्टेड मैटर में फैसला आया है। आज का फैसला सिर्फ इस बात पर आया है कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा कि नहीं सुनेगा, और जो समय एसबीआई ने मांगा है वो समय सुप्रीम कोर्ट देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ कोई ऐसा फैसला नहीं कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया, ये कोई फैसला नहीं है। और उसने कहा कि कंटेम्प्ट पिटीशन पर हम इसके बाद सुनवाई करेंगे। तो इसमें किसी की तरफ से अगर कोई कमेंट नहीं आ रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं दिलीप जी, लेकिन जाहिर तौर पर है पूरा खेल जो है वो समय का ही है, और विपक्ष इसी बात को कह रहा है कि यदि एसबीआई ने समय मांगा था और समय मिल जाता तो बड़ा खेला सरकार कर सकती थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अमीन जी, आपका ही रुख करेंगे। फैसला भले ही आज ये आया है, लेकिन क्या अब ये लगता है कि इस फैसले के बाद किसने बॉन्ड खरीदा और किसको दिया, कितना दिया, ये तस्वीर साफ होगी, या फिर किसने चुनावी बॉन्ड खरीदा और किसने भुनाया, महज इतनी ही जानकारी आ पाएगी सामने? देखिए, जितनी भी जानकारी है वो स्पष्ट तौर पे जनता के लिए लाई जाएगी। न्यायालय का फैसला है, उसमें कोई छुपा नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे देश की सरकार है इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु बनने की स्थिति है, तो ये ऐसा नहीं कोई चीज छिपी बात है। सरकार का मंशा गलत नहीं था जहां तक सवाल है, क्योंकि मैंने भी कहा पहले कि इलेक्शन कमीशन बहुत से रिफॉर्म्स की बात करता रहा है। उसमें ये सरकार ने एक रिफॉर्म और लाने की बात की कि हर चीज जो ब्रीफ केसेस नीचे से आया करते थे, दाएं बाएं से आया करते थे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, उससे क्या होता था कि सरकार को, इलेक्शन कमीशन को बड़ी परेशानियां होती थी कि, और अभी भी कोशिश होता है, इलेक्शन के दौरान काफी पैसा पकड़ा जाता है तो इधर उधर से आता है, लेकिन ये चीज जो कम से कम रिकॉर्ड में कुछ तो आई, जो कि सब जनता के सामने है, सरकार के सामने है, न्यायालय के सामने है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इस बात से एग्री नहीं करता हूं बैंक के स्टेटमेंट से कि इसको ज्यादा समय दे देना चाहिए। तो इससे क्या है ना कि आज आप देख रहे हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां ये आरोप प्रत्यारोप लगा रही है सरकार के ऊपर कि सरकार ने शायद दबाव डाला हो और इसको मना किया हो कि इसको इलेक्शन से टाइम पास ऑन कर लो, यानी मई में सरकार बननी है तो जून तक का समय ले लो। ये बात ऐसी क्यों आई? कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो है हमारे देश को बदनाम करने की साजिश है, उसका एक हिस्सा है जिसमें बैंक कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए, और अगर वो पाए जाते हैं इस तरीके से तो उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और उन पर एक्शन किया जाना चाहिए। ये न्यायालय का आदेश मैं समझता हूं कि होगा इन लोगों के झूठ बोलने का। नहीं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर, एक छोटा सा कमेंट और यहाँ सरकारी बैंक सर, एक छोटा सा कमेंट, अगर ऐसा होता है कि किसने किसको पैसा दिया, नहीं ये जानकारी नहीं आई है, तब तो फिर ये अधूरी जानकारी हो जाएगी, अधूरा डेटा हो जाएगा, फिर वही बात नहीं, केवाईसी दिया गया है, किसने पैसा दिया नहीं, क्योंकि मिलान की बात कही गई ना, मिलान की बात यहाँ पर कही गई। एसबीआई ने कहा कि मिलान करने में हमें समय लगेगा और इसलिए हम कोई गलत जानकारी नहीं रख सकते ताकि हमारे ऊपर कोई मुकदमा ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा मुकदमा कोई नहीं करेगा, भाई आप जानकारी रखिए तो सामने पहले प्लेटफॉर्म पे। हाँ, वही बात है, वही मैं भी कह रहा हूँ कि जो आंकड़े हैं उनको सामने रख देना चाहिए। साहब हमारे पास ये आंकड़े हैं, ये स्थिति है हमारी, इतने लोगों ने पैसा दिया, इन पार्टियों के ये नाम है, और इन पार्टियों ने बनाया किसने, इन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की ये अपने नाम है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की। ये इतना हु एंड क्राई जो मचा है, हाँ। देश के अंदर इतनी परेशानी हुई है, बैंक को भी परेशानी हुई, सरकार को भी परेशानी हुई, उन पे ब्लेम झूठा लगाया गया, और अब पॉलिटिकल पार्टियों को तो मजा आ रहा है, उन पे कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए यही चाहते हैं इस तरह की हम बात करें तो जिस तरह की सरकार बदनाम हो। सरकार के अंदर कोई ऐसा मतलब क्लियर कट था और वो छुपाना चाहते तो पहले ही नहीं लाते। रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड है। शेट्टी साहब,
अगर ये पब्लिक डोमेन में पूरी जानकारी जितनी आ रही है, जितनी मुझे जानकारी है कि किसने बॉन्ड खरीदा और किसने बॉन्ड भुनाया, महज इतनी ही जानकारी अगर सामने आ जाएगी तो ये तो किसने किस पार्टी को कितने बॉन्ड मिले, कितने के भुनाए गए, वो तो पब्लिक डोमेन में ही है। लेकिन किसने खरीदा वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, उसने किसको कितना दिया, अगर ये जानकारी नहीं आई तब भी अधूरी हो गई। फिर ये आप क्या हो अल्लाह कर रहे हैं, तब फिर ये सारा जो आप पैतरा खेल रहे हैं वो सब उल्टा ही पड़ जाएगा। देखिए 2013 से आज 2023 मोदी सरकार को हुआ 10 साल। इस देश में एक व्यक्ति है, उनका धन 18 गुना 10 साल में बढ़ चुका है। फोर्ब्स इंडिया में वो व्यक्ति 630th पोजीशन में था, आज वर्ल्ड में नंबर 3 में आ गया है। तो देश की जनता बहुत होशियार है। अगर लिस्ट बाहर आ जाता है जनता के बीच में किस व्यक्ति ने कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, उससे अंदाज लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि 90% जो चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिला है। तो ये लेकिन ये कैसे आप ये कैसे साबित कर पाएंगे? देखिए राकेश जी, सवाल यहाँ पर ये फंस रहा है कि आप ये कैसा साबित कर पाएंगे कि जिसने सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे हैं वो बीजेपी को उसने दिए हैं। हो सकता है टीएमसी को उसने दे दिए हो, और कुछ बीजेपी को दे दिए हो, कुछ आपको भी दिए हो, और हो सकता है सबसे ज्यादा जो जिसने बॉन्ड खरीदे हो वो केवल आपको ही दिए हो, बाकी सब लोग मिलकर के बीजेपी को दे दिए हो। ये डिसाइड कैसे आप कर पाएंगे? सवाल तो यहाँ पर आ रहा है। देखिए इतना आज डिजिटल इंडिया है, हाँ, और सरकार खुद कहती है डिजिटल इंडिया, तो लोग बहुत होशियार है, उसका विश्लेषण हो जाएगा और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के द्वारा हर जनता को पता चलेगा किसने कितना चंदा दिया और किसको दिया। कैसी जाएंगे योगेश जी? देखिए देखिए जो टोटल चंदा हुआ वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए, और कांग्रेस पार्टी ने केवल कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला करके 65,000 करोड़ रुपए पैदा कर लिए। तो भारतीय जनता 65,000 करोड़ रुपए का घोटाला तो केवल कॉमनवेल्थ गेम में कर लिया। तो टोटल 12,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ रुपए भाजपा को मिले और बाकी लगभग 6,000 करोड़ रुपए अन्य पार्टियों को मिले। लेकिन समस्या फिर वही आती है कि टीएमसी को पैसा ज्यादा मिल रहा है, कांग्रेस को इतना पैसा भी नहीं मिल रहा है, राष्ट्रीय पार्टियों करके भी। लेकिन अगर पूरा पैसा मान ले जो 6,000 करोड़ रुपए मिला है भाजपा को चंदा के रूप में पिछले 5 सालों में, तो ये तो वो लोग हैं जो घोटाला करके 65,000 करोड़ रुपए पैदा कर लेते। आम आदमी पार्टी ने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला शराब घोटाले में कर लिया। और जिस ये कंपनी की बात कर रहे हैं वो चाहे अडानी की कंपनी हो या दूसरी कंपनी हो, जिसकी ये कह रहे हैं नंबर 3 पे पहुंच गई, नंबर 1 पे पहुंच गई, नंबर 2 पे पहुंच गई। तो देखिए ये तो भारत देश के लिए फक्र की बात है कि अगर भारत देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार में अगर कोई व्यापारी नंबर 1 पे पहुंच रहा है, नंबर 2 पे पहुंच रहा है, ये तो फक्र की बात है। अगर भारत देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है तो हमारे लिए गर्व की बात है, ये शर्म की बात थोड़ा है। लेकिन जिस चंदे को लेकर के आप इतना हाथ वो कर रहे हैं, पिछले 5 सालों में एक बार भी सदन के अंदर आपने प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हम चंदा नहीं लेंगे? चलिए ठीक है, आप फिर वही बात कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनको चंदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल वहीं पर एक बार फिर से अटक जा रहा है, क्योंकि एसबीआई समय मांग रहा था और वो कह रहा था कि दरअसल वो मिलान करके जो आंकड़े हैं वो सामने रखना चाह रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो लिस्ट आएगी उसमें क्या मिलान वाली लिस्ट आती है, और यदि ऐसी मिलान वाली लिस्ट नहीं आती है कि किसने चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, तब मुझे लगता है कि एक बार फिर से वही आधा का अधूरा जो रिकॉर्ड होगा वो सामने आ जाएगा कि किसने कितना चुनावी बॉन्ड खरीदे और किसने कितने चुनावी बॉन्ड भुनाए। लेकिन किसको कितने दिए ये अगर आंकड़ा सामने नहीं आया तो फिर अधूरा ही मामला रह जाएगा। मेरे साथ फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। और लगातार चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो सियासी संग्राम मचा हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। लेकिन अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कल शाम 5 बजे तक का, और देखने वाली बात होगी कि आखिर एसबीआई की तरफ से आंकड़ा और डेटा क्या कुछ रखा जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।